वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। तो आरसीसी ड्राइंग में जो हमने टॉपिक लिया है वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का लिया है, यानी कि प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट संरचनाएं। तो प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट संरचनाएं हमें कैसे कैसे बनानी है और किस सीमेंट कंक्रीट में हमें कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है। सीमेंट कंक्रीट कंप्रेशन में अत्यंत दृढ़ है, यानी कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना। अगर सीमेंट कंक्रीट को आप दबाओगे तो वो बहुत मजबूत स्थिति में होता है। टेंसाइल यानी कि टेंशन, टेंशन मीन्स जब उसको हम खींचते हैं। टेंशन में कंप्रेशन के 1/10 तक दृढ़ होता है, यानी कि अगर कोई स्ट्रक्चर हमारे पास है, अगर हम उसको दबाते हैं तो उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, और उसी स्ट्रक्चर को जब खींचते हैं तो वो 10 गुना कम हो जाती है। इसका यूज ऐसे स्थानों पर ही किया जाता है जहां केवल कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस ही कार्य करता है, जहां केवल संपीड़न प्रतिबल ही कार्य करते हैं। तो ज़्यादातर हम इस सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर को वहीं यूज़ करते हैं कि जहां पर कंप्रेशन फोर्स आता है। स्टील में कंप्रेशन और टेंसाइल दोनों प्रकार की पावर समान रूप से विद्यमान है। स्टील एक ऐसा मेंबर है कि चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो टेंसाइल हो, वो दोनों ही पावर को समान रूप से विद्यमान रहता है। अगर दोनों पदार्थों का यूज इस प्रकार किया जाए कि कंक्रीट संपीड़न में और इस्पात टेंसाइल प्रतिरोधित करे, तो इसे अत्यंत दृढ़ संरचना का निर्माण हो सकता है। कंक्रीट कंप्रेशन और इस्पात टेंसाइल प्रतिरोधित करें, तो इससे अत्यंत दृढ़ संरचनाओं का निर्माण हो सकता है। जब सीमेंट कंक्रीट को इस्पात के साथ यूज किया जाता है जब सीमेंट कंक्रीट को इस्पात के साथ यूज किया जाता है तो उसे प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। यानी कि हमने बोला कि जब हम किसी स्टील वायर को सीमेंट कंक्रीट के साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम आरसीसी कहते हैं। जैसे हम ख़ास तौर पे अपने मोहल्लों में रोड पर जो रोड डलती हैं तो हम कहते हैं आरसीसी रोड है, और जबकि उसमें रेनफोर्समेंट कहीं भी नहीं होता है तब भी हम उसको आरसीसी कहने लगते हैं। आरसीसी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर में या रोड में अगर रेनफोर्समेंट डालते हैं तब वो हमारा रेनफोर्समेंट और सीमेंट और सीमेंट कंक्रीट, तब हमारा आरसीसी कहलाता है। तो हम पढ़ लिखने के बाद भी और बहुत कुछ जानने के बाद भी हम उस रोड को आरसीसी कह देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आरसीसी हम उसी कंडीशन में बोलेंगे जब उसके अंदर रेनफोर्समेंट और सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर होगा। इन्होंने बताया कि जब सीमेंट कंक्रीट को इस्पात के साथ यूज किया जाता है तो उसे हम प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट को प्रिविलेज करने हेतु तो इस्पात का साधारणतः माइल्ड मृदु सॉफ्ट इस्पात की 5 से 40 व्यास की गोल छड़ों के रूप में यूज होता है। कंक्रीट को प्रिविलेज करने हेतु तो इस्पात का साधारणतः मृदु इस्पात की 5 से 40 व्यास की गोल छड़ों के रूप में यूज होता है। आजकल रिब्ड एंड टॉर इस्पात की छड़ों का अधिक
प्रबलन कभी कभी इस्पात की चादरों का भी प्रयोजन के लिए यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आरसीसी, प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट के गुण, यानी कि जो सीमेंट कंक्रीट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। तो आप सब जानते हैं जब हम किसी स्ट्रक्चर में आरसीसी बनाते हैं, रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं तो बहुत शक्तिशाली होता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना है। इस्पात तथा सीमेंट कंक्रीट मिलाकर संरचनाओं के लिए एक आदर्श तथा प्रायोगिक पदार्थ बन जाते हैं, जिसके निम्न कारण इस्पात छड़ों के साथ कंक्रीट में एक बॉन्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है। इस्पात छड़ों के साथ कंक्रीट में एक क्षुद्र जोड़ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस्पात में उच्च तनाव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस्पात में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और मोडस ऑफ इलास्टिसिटी तथा कंक्रीट के समान ही फैलने तथा सिकुड़ने के गुण होता है। तापमान के अंतर आने पर आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता, दोनों ही पदार्थ सुविधापूर्वक उपलब्ध हैं। इस्पात छड़ों के साथ कंक्रीट में एक बॉन्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस्पात में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और मोडस ऑफ इलास्टिसिटी का कंक्रीट के समान ही फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है, जो तापमान में अंतर आने पर आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होते, दोनों ही पदार्थ सुविधापूर्वक उपलब्ध। प्रबलन अर्थात इस्पात की छड़ों पर सीमेंट का कोट इस्पात की जंग लगने तथा क्षय होने को रोकता है, तब प्रबलन पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता। इस्पात की छड़ों पर सीमेंट का कोट इस्पात की जंग लगने तथा क्षय होने को रोकता है तथा सीमेंट कोट, हमें जब भी स्टील वायर यूज़ करते हैं तो हमें चाहिए कि स्टील वायर पर एक कोटिंग कर दें ताकि उस पर जंग ना लग सके। इस्पात की छड़ों पर सीमेंट कोट इस्पात के जंग लगने और क्षय होने से रोकता है और इस्पात पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता है। अगर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कारण इस्पात पर कोई रासायनिक क्रिया होती है तो जो स्टील वायर पे हम एक लेप करते हैं, कोटिंग करते हैं, तो वो कोटिंग किसी भी रासायनिक क्रिया को होने से रोकती है, जिससे हमारी स्टील वायर सेफ रहती है और किसी तरीके की कोई भी जंग नहीं लगती है। इस्पात इस्पात पर कई रासायनिक क्रियाएं नहीं करती हैं।
एडवांटेज ऑफ रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी के निम्न लाभ हैं। इससे पहले क्या थे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो गुण थे उसके। अभी आगे लाभ। ये मितव्ययी है और आरसीसी का एक निरंतर ठोस पत्थर के समान लक्षण संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है। आरसीसी का एक निरंतर ठोस पत्थर के समान संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है। यह अत्यंत टिकाऊ तथा अग्निरोधक। इस पर किसी प्रकार की दीमक, कीड़ों आदि का प्रभाव नहीं होता। उचित तथा अच्छी प्रकार की आरसीसी की संरचनाएं अपने अंदर नमी को नहीं आने देती हैं। आरसीसी की संरचनाओं के रखरखाव का मूल्य लगभग नगरीय आरसीसी में प्रयुक्त पदार्थ सुविधापूर्वक तथा अधिकता में उपलब्ध है। आरसीसी में जो जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो आसानी से हमें मिल जाते हैं और आरसीसी के स्ट्रक्चर के रखरखाव का मूल्य लगभग बहुत कम है। जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ से कहीं भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी छाया के अंदर ही हो। और उचित तथा अच्छी प्रकार की आरसीसी की संरचनाएं अपने अंदर नमी को नहीं आने देती। यह अत्यंत टिकाऊ और अग्निरोधक है। इस पर किसी प्रकार की दीमक, कीड़ों आदि का प्रभाव नहीं होता। आरसीसी का एक निरंतर ठोस पत्थर के समान लक्षण संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है। 6 मीटर स्पान एक प्रबलित कंक्रीट बीम जिसका खंड 800 गुणा 400 mm में 18 mm व्यास की 6 छड़ और 6 मीटर क्लियर स्पान जिसका खंड 800 गुणा 400 mm और 18 mm व्यास की 6 छड़ें 18 mm व्यास की 6 छड़ें तनन इस्पात के रूप में यूज़ की गई हैं, जिसमें 2 छड़ें और जिसमें 2 छड़ें फैक्ट्री के 7वें भाग में 45 के ऊपर नक्श कर दी गई हैं। और कंप्रेसिव क्षेत्र में 2 लटकने एंकोर बार है। जो एंकोर बार है वो 10 mm व्यास की तथा 8 mm व्यास की 2 के उदक छल्ले 400 mm सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं। बीम के विभिन्न अरेख उचित पैमाने पर बनाएं और छड़ों का विवरण वार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करें। अब इस फिगर में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमें सबसे पहले एक इफेक्टिव क्लियर स्पान है वो 6 mm 6 मीटर का है और जो बीम का जो हमारा मोटाई है वो 800 गुणा 400 mm यानी कि 80 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर 18 mm व्यास यानी कि 5 की 6 छड़ें टेंसाइल इस्पात के रूप में यूज़ की गई और
जिनमें 2 छड़ें इफेक्टिव स्पान के 7 विभाग से 45 के ऊपर नत कर दी गई। कंप्रेसिव क्षेत्र में 2 एंकर बार 10 mm व्यास के तथा 8 mm व्यास के 2 टाओ के 400 mm सेंटर सेंटर लगाए गए हैं। बीम के विभिन्न और एक उचित पैमाने पर बनाएं तथा खंडों का विवरण तैयार करें। एल सेक्शन तथा क्रॉस सेक्शन दर्शाया गया। यहाँ पे ये एल सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन दर्शाया गया। बार बेंडिंग शेड्यूल हमें बनाना है। तो ये फिगर है। जब ड्राइंग की हम बात करेंगे तो हमें फिगर इस तरीके से ड्रा करनी होगी। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है क्लियर स्पान, इन्होंने एल माना, कैपिटल एल 6 मीटर है। क्लियर स्पान हमारे पास 2 बीम्स 2 कॉलम के बीच की कम से कम की दूरी, वो हमारी क्लियर स्पान कहलाती है। इसके बाद में हमारा इफेक्टिव स्पान वो होता है कि जो हमारे पास कॉलम है उस कॉलम के मिड पॉइंट से दूसरे कॉलम के मिड पॉइंट तक की दूरी को इफेक्टिव स्पान कहते हैं। टोटल स्पान वो होता है कि जहाँ तक हमारा बीम उस दीवार पर रखा हुआ, वो हमारा कहलाता है टोटल स्पान। तो टोटल स्पान देखो आप, तो 6.40 मीटर है, यानी कि ये हमारे पूरे बीम की लंबाई है। इफेक्टिव स्पान हमारे पास 6.20 है, यानी कि हमारे पास जो बीम जितना दीवार पर रखा हुआ है उसके मिड पॉइंट तक की दूरी। क्लियर स्पान 6 मीटर हमारी वह दूरी है कि जो हमारे एक कॉलम से दूसरे कॉलम की न्यूनतम दूरी होती है। अब इसने ऊपर बोला था कि 18 mm व्यास की 6 छड़ें, तो 18 mm व्यास की 6 छड़ें इन्होंने दिखा रखी है। अब ये हमारे पास एल सेक्शन है, तो छड़ें हमें एल सेक्शन से 2 ही दिखाई दे रही हैं अगर देखा जाए। क्यों? इसके पीछे लगी हुई है। एल सेक्शन में जब हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है, यानी कि जब हम किसी बीम को लंबाई एक्सिस में काटते हैं, तो हमारे पास 18 फाई मेन बार 4 नॉल, 18 फाई की है इसमें मेन बार 4 नॉल, तो एल वाई 7 बराबर 900। तो जो हमारे पास बीम था, इस बीम की जो खंड है, खंड बताया था कि 800 गुणा 400, 800 की इसकी मोटाई और 400 की इसकी चौड़ाई मान ली। अब 800 दिखा रखा है इसने, और सामने देखने पर तो हमने सेक्शन दिखाया तो 800 दिखाई दिया। तो ड्राइंग में जब हम बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा जैसे 852 लेस द स्ट्रिप्स एट द रेट 400 सेंटर टू सेंटर। तो हमने जो स्ट्रिप लगा रखी है वो 85 की, इसने बोल रखा है पहले कि 85 mm की स्ट्रिप्स लगानी है। आठ फाइव की 2 legs द स्ट्रिप द 400 सेंटर टू सेंटर। 50 एक्सपेंशन गैप, 50 mm का उन्होंने एक्सपेंशन गैप दिया है, और 18 फाइव की वेंट ऑफ बार 2 नॉज, 10 फाइव एनकोर बार 2 नॉज। अब ये क्रॉस सेक्शन दिखाया था, ये हमारे पास एल सेक्शन है फिगर का, ये क्रॉस सेक्शन है। जब भी हम कोई फिगर बनाएंगे एल सेक्शन से हमारे पास सिर्फ फिगर एक क्लियर होती है, जबकि एल सेक्शन सबसे क्रिटिकल होता है। और क्रॉस सेक्शन ये है कि जब हमने किसी चीज़ को एक साइड से काट दिया तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। अब क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शन में दिखाया इन्होंने 400 की चौड़ाई और 400 mm की चौड़ाई और 800 mm की इसकी ऊंचाई दिखाई।
अब आप देखें तो 18 फाइव मेन बार 4 नोस जो दिखा रखी है, 852 लेजिट द स्ट्रिप्स एट द रेट 400 सेंटर टू सेंटर। तो जो 852 लेजिट स्ट्रिप दिखा रखी है बहुत ज़्यादा होंगी आगे तक, जो हमको इस साइड से एक दिखाई देगी। क्योंकि हम अगर देखें इसको, अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास 4 स्ट्रिप्स हैं, अब 4 स्ट्रिप्स हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चारों स्ट्रिप्स हैं, ये चारों स्ट्रिप्स नीचे हैं। तो इन स्ट्रिप्स पे क्या है कि ये जो है 18 फाइव मेन बार 4 हो गई, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने दिखाया कि 852 लेजिट स्ट्रिप्स अब 85 की हैं। तो ये जाहिर ज़्यादा जब हमने ये ब्लॉक ले रखा है तो इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रिप्स लगी हुई होंगी जो हमको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो एक आगे पीछे लगी हुई है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि 10 फाइव एंड कोर बार 2 नोस, 10 फाइव एंड कोर बार मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था ये एंड कोर बार कौन सी होती है, क्लियर कवर कौन सा होता है, इफेक्टिव कवर कौन सा होता है, वो सब आपको समझना है। तो ये एंड कोर बार लगा रखे इन्होंने दो, एक लगा इन्होंने इस कोने में, एक लगा इस कोने में, ये एंड कोर बार है। 18 फाइव एंड बार 2 नोस। इसके बाद में इन्होंने लगाया है, इसके बाद इन्होंने लगाया है कवर। अब यहाँ पे कवर दिया है इन्होंने, जो कवर लगाया वो 25 mm पे लगाया, 25 mm। तो 25 mm का जो कवर है वो ऊपर नीचे लगाया है, और जबकि इन्होंने साइड में जो कवर दिया है वो 15 mm का दिया। तो मैंने बताया था कि जब भी हम कवर लगाएंगे वो हर फिगर में अपनी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अलग अलग होगा। तो इन्होंने जो स्टील वायर यहाँ पे प्रोवाइड कराई है, उसको जो कवर रखा है इन्होंने इस बीम के लिए 25 रखा है ऊपर, साइड को 15 रखा है, क्योंकि हर जगह हम अपने हिसाब से अलग अलग दे सकते हैं। तो स्टूडेंट समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन हमारे फिगर की काफ़ी हद तक जानकारी देता है, और जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये थी वो सब हमें ये मेंशन करनी होती है, कहाँ क्लियर कवर है, कहाँ ये कवर है, कहाँ पर ये मिड स्पान का कितना दूरी है, ये हमारे पास 800 है। जो बार लगा रखी है वो हमने कितने फाइव लिए थे, यहाँ 18 फाइव दिखा रखा है, यहाँ कुछ अलग दिखा रखा है, क्योंकि जो हम छल्ले डालते हैं वो अलग डायमीटर के होते हैं, और जो हमारे पास मेन रेनफोर्समेंट होती है उसकी डायमीटर अलग होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक सिंगल एकल प्रबलित कंक्रीट बीम, यानी कि एक ऐसा बीम जिसके अंदर एक सिंगल रेनफोर्समेंट हो। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप नोट करें, नोट करने के बाद में इसको समझें, और उसके बाद आप इस फिगर को ड्रा कर सकते हैं। चाहे बेहतर ये होगा कि जो स्केल मान के करें, अगर स्केल भी नहीं मानने हैं तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पे इस फिगर को बनाएं। सबसे अहम बात यह है कि जैसे इसमें स्टील वायर दिखा रखी है बिल्कुल ब्लैक करके, ये भाई डार्क दिखा रखा है, तो इस वाली स्टील वायर को आप एचबी से दिखा दो। बाकी ये हमारे पास 2B से दिखा दो, और जो और फर्क है वो हमारा 2S से। तो हमें जब भी कोई बीम डिज़ाइन करना होगा या कॉलम डिज़ाइन करना होगा तो उसके अंदर भी हमें चाहिए कि स्टील वायर वो अपने हिसाब से ही पेंसिल के कॉम्बिनेशन से शो करें, ताकि एक डिफरेंस क्रिएट। थैंक यू क्लास। इस लेक्चर में आर्ट्स ड्राइंग में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे